पीटीवी में मुजाहिर बल्दी आपको खुशामदीद करता है। और बानी तहरीक इंसाफ ने ये बयान देकर कि वो माफ़ी मांग लेंगे अगर 9 मई की फुटेज उनके सामने लाई जाए, तो एक बार फिर जो है एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है 9 मई के हवाले से। और उनके मुखालिफ यानी मुस्लिम लीग नून, हत्ता कि मैं शहरी रहमान पीपल्स पार्टी की रहनुमा को भी देख रहा था कि वो कहेंगे कि जी फुटेज भी सामने आ जाएगी। ये जो 9 मई का सानिया वाक़या है, आपको इल्म है 3 माह हो गए हैं, कोई 12 या 15 या उससे ज़्यादा मुकदमात इमरान खान उन लोगों पर हैं कि उन्होंने GHQ समेत कोर कमांडर समेत आग लगाने का हुक्म दिया। एक इब्तिदा में बानी तहरीक जो है इस बात को डिनाइल कर रहे थे कि उनका कोई हाथ नहीं, लेकिन उन्होंने इस हद तक बहरहाल उन्होंने इतराफ़ किया कि GHQ के सामने जो कारकुन गए वो उनकी मर्ज़ी से गए। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि GHQ या कोर कमांडर के आगे आग लगाई जाए, लेकिन बहरहाल इस एतराफ़ ने हुकूमत को मौका दिया कि वो उन पर प्रेशर बढ़ाएं। और अब जो हस्ब रवायत 3-4 सहाफ़ी मिलते हैं आम तौर पर बानी तहरीक इंसाफ से। कल खान साहब ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि 9 मई की फुटेज सामने ले आएँ, मैं माफ़ी मांगूंगा। नून लीगियों का कहना है कि माफ़ी नहीं, आपको सज़ा मिलेगी। और फिर बहरहाल PTI के बानी तहरीक ने उससे फ़ायदा उठाया और ये कहा कि जनाब ये हुकूमत महज 2 माह की मेहमान है। जो सहाफ़ी रेगुलर जाते रहे हैं उसमें हमारे साथ उस्मान खालिद मौजूद हैं। शुक्रिया उस्मान, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो कल ये जो खान साहब ने, यानी बड़ा ख़बर है, हेडलाइन बनी, बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। तो आमतौर पर मुझे तो ये बताइए कि कौन सा केस चल रहा था? केस चलने के बाद जब बानी तहरीक आपके सामने आते हैं तो बराह रास्त मौका मिलता है उनको आमने सामने देखने का, हत्ता कि आप बता सकते हैं कि उन्होंने नीली कमीज़ पहनी हुई थी, शेप बड़ी हुई थी या कम थी? जी उस्मान। जी बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम जो है वो गुज़श्ता 1 माह से हम अडयाला जेल के अंदर जो है वो ये केसेस कवर करते हुए आ रहे हैं। और गुज़श्ता समात पर भी हमारी बानी PTI से जो है वो मुलाकात हुई और वो काफ़ी ज़्यादा हशाश बशाश थे। ब्लू कलर की उन्होंने एक टी-शर्ट जो है वो पहन रखी थी और नहीं उस पर उस्मान, जो है उस्मान ज़रा ये मुझे वो बताएं कि आमतौर पर समझा जाता है कि बीच में कोई शीशे की दीवार होती है या रुकावट होती है, या आपको इस तरह मौका मिलता है कि उनसे हाथ भी मिला सकें और करीब भी आ सकें? तस्वीर वगैरह तो खैर नहीं आ सकती, या उनके वकला को बेतकल्लुफ़ाना माहौल होता है या उस वक्त एक गार्डेड माहौल होता है, यानी सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं जो आमतौर पर होने चाहिए, या बिल्कुल आप समझते हैं कि जो 3-4 सहाफ़ी होते हैं खुद बानी तहरीक होते हैं, फ्रैंकली आप बात करते हैं, टेप वेप तो आप नहीं कर सकते और जो कुछ होती होगी सब ज़बानी बात होती होगी, ऐसा ही है उस्मान? जी देखिए, बानी PTI और साफियों के दरमियान जो शीशे की दीवार का तस्करा था वो एक ही समात में हुआ। और उसके बाद जो फाजिल अदालत के जज हैं उनको जब बानी PTI ने ये कहा कि ये शीशे की जो दीवार है इसे हटाया जाए क्योंकि ये ओपन ट्रायल हो रहा है, तो उस पर जो फाजिल अदालत के जज है उन्होंने वो शीशे की दीवार हटा दी थी। उसके बाद हमें बानी PTI से बात करने में और उनसे सवालात करने में कोई रुकावट जो वो पेश नहीं आई। गुज़श्ता रोज जो समात हुई उसमें बानी PTI ने कहा कि उन्होंने मशरू शराइत के साथ जो वो सानिया 9 मई पर माफ़ी का जो वो ऐलान किया है। उस पर उन्होंने कहा कि हमारी जो कारकुनान जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने अहम तंजीबात पर हमले किए, पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में वो मुलविस थे, अगर इस सारे मामले की CCTV फुटेज जो है वो सामने ये लोग ले आते हैं और फुटेज से ये साबित कर दिया जाता है कि पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में और अहम तंजीबात पर हमला करने वाले जो लोग थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो मैं न सिर्फ उन नहीं, कारकुनान लेकिन को लेकिन अपनी लेकिन पार्टी से उस्मान, निकालूंगा। बानी तहरीक ने ये तो इकरार किया था कि जो लोग गए थे GHQ वहाँ, उन्होंने यानी ये कहा था कि GHQ पे जाकर मुजाहिरा करें। वो ये कह रहे हैं मैंने ये नहीं कहा था कि तोड़ फोड़ करें, ये तो वो मान रहे थे ना कि ये उन्होंने उनके कहने पर GHQ गए थे। जी बिल्कुल, ये उनसे हमने इस बात को कंफर्म करने के लिए मुतादिद मर्तबा सवालात भी किए कि आपने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि आपने अपनी गिरफ्तारी से पहले और फिर मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से आपने GHQ के सामने
अपने कारकुनान को जो मुज़ाहरा करने की जो कॉल है वो दी है, उस पर उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने ये मुज़ाहरा करने की कॉल दी है, लेकिन मेरा जो कॉल देने का मकसद था वो ये था कि तमाम कारकुनान मेरी मुमकिना गिरफ्तारी पर जो वो पुरअमन मुज़ाहरा करें, लेकिन हमारे पुरअमन मुज़ाहरे को पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में तब्दील किया गया। मैंने फिर अच्छा उनसे उस्मान, ये पूछा कि बताइए, मुझे क्योंकि बताइए आप लोग कि कोई फ़ोन पर टेप तो कर नहीं सकते, इसलिए आप जो बात समझते हैं, और आपको भी इल्म है कि सहाफ़ी भी न्यूट्रल नहीं होता। खैर, मैंने सुना है बड़ा अदालत में कहका लगा था जब खान साहब ने ये कहा कि फ़ौज को न्यूट्रल नहीं, गैर सियासी कहा, न्यूट्रल तो जानवर होता है, इस पर बड़ा कहका लगा। तो ये भी हुआ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप एक बात कह रहे हैं, जो आपके दीगर 4 सहाफ़ी वो दूसरे तरीके से कह रहे हैं। वकील शोएब शाहीन कह रहे थे कि उन्होंने कतई तौर पर ये नहीं कहा कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे एक बहुत ही स्पेसिफिक बताएं, उन्होंने ये कहा कि 9 मई के वाक़े पर मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, ये वर्ड थे? जी देखिए, चूँकि जब उन्होंने ये बात कही तो उस पर इनके जो वकील थे नईम हैदर पंजोथा, वो खुद वहाँ पर मौजूद थे, शुएब शाहीन जो है वो खुद मौजूद थे, और इस बात की तस्दीक हमने बानी पीटीआई से 3 मरतबा की। उन्होंने कहा जी कि मैं मशरूत शराइत के साथ माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर ये साबित कर लिया जाए कि सानिया 9 मई में हमारा किरदार है, और अगर सीसीटीवी फुटेज से ये साबित कर लेती हैं, तो मैं अपने कारकुनान जो है उनको पार्टी से भी निकालूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी करूंगा, और मैं इनसे मुआफ़ी भी मांगूंगा। उन्होंने 2 शराइत रखी हैं। पहली शर्त उन्होंने ये लिखी है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो जो चोरी की गई है वो एक संगीन जुर्म है। फौरी तौर पर वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पर लाई जाए और ये साबित किया जाए कि वो कारकुनान हमारे हैं। अगर ये साबित नहीं होता तो फिर जो मुझे और मेरे वकला को घसीट कर लेकर गए, हमारे ऊपर तशद्दुद किया, मेरे गाड़ी के ऊपर उन्होंने दावा बोला, 100 के करीब मेरे कारकुनान को जख्मी किया, उस पर मुक्तदरा के उस्मान, अगर थोड़ा सा आपसे मुझे मौका मिला है, खैर वो बहुत सारी बातें तो अखबार में आ गई। आपने खान साहब को गालिबन गिरफ्तारी से पहले भी देखा होगा, जलसों जुलूसों में भी देखा होगा। बाकायदा मेरे ख्याल में उसी तरीके से करते हैं कि शेप वे बिल्कुल बनी हुई थी, बाल वाल कड़े हुए थे, कपड़े साफ़ सुथरे कड़कदार थे, चप्पलें भी जो आमतौर पर पेशावरी होती हैं चमकदार थी, खुशगवार, जेल में साल भर से हैं। तो उनकी शख्सियत को आपने किस तरह देखा? जी देखिए, इससे पहले जब रजीम चेंज ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन के बाद भी हम बानी पीटीआई से मुतादिद मुलाकातें हुई, अदालती पेशियों पर भी मुलाकातें हुई। अब चूँकि सानिया 9 मई के बाद बानी पीटीआई जो है वो उनके खिलाफ मुतादिद जो रेफरेंस है वज़ीर समाअत है, बानी पीटीआई से रोज़ाना की बुनियाद पर जो वो मुलाकात होती है, लेकिन मुझे किसी जगह पे नहीं लगा कि बानी पीटीआई जो वो या परेशान है, या वो बहुत ज़्यादा जो है वो अब घबरा गए हैं, या वो लचक का मुज़ाहरा करें। आज भी जब मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई तो वो बिल्कुल हशाश बशाश थे। शेव वगैरह उन्होंने की हुई थी, प्रॉपर वो ड्रेसिंग उन्होंने की हुई थी, टी शर्ट पहना हुआ था, नीचे एक ट्राउजर पहना हुआ था, जॉगर शूज पहने हुए थे। उन्हें उसी तरह उनके हाथों में एक तस्बीह भी थी, कटिंग हुई हुई थी। बड़े खुशगवार मोड में उनसे रोजाना हमारी मुलाकात होती है। और आज जब अदालत के अंदर लेकिन कोई ऐसा मरहला आया, क्योंकि मैं भी आमतौर पर जब मिलता हूँ, कि कोई ऐसा सवाल किसी एक सहाफ़ी ने ऐसा किया हो जिस पर वो प्रोवोक हुए हों? आप समझते हैं ना कि बाज़ वक़्त आप जवाब लेने के लिए या ख़बर निकालने के लिए कोई ऐसा सवाल भी करते हैं जिससे वो मुश्तइल होकर कोई बात करें। तो कोई ऐसा सवाल था जिस पर वो मुश्तइल हुए और आपको इसके अलावा भी कोई बड़ी खबर मिली? जी देखिए, वो हमेशा जब भी हम उनसे सवाल करते हैं और उन्होंने बड़ी खुश अखलाक़ियत के साथ मुस्कुराते हुए बुलंद आवाज़ में उन्होंने जवाब दिया। कभी-कभार हम उनको कहते हैं कि ये मामला चल रहा है, इस मामले को ज़रा क्लियर करें। इस पर उनको 2-3 दफ़ा अगर वज़ाहत देनी पड़े तो वो वज़ाहत देते भी हैं। और आज जब उनसे ये कहा गया कि आप ये कह रही हैं कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो डीजीआईएसपीआर है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि सानिया 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको किसी सूरत जो वो माफ़ी नहीं दी जाएगी। और अच्छा उस्मान, एक आखिर बात ये कि उनका दावा है जेल हुक्काम का और दीगर कि जब अदालत के अंदर जो सफ़ेद लिबास में लोग होते हैं या दीगर लोग होते हैं, वो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, कौन लोग होते हैं, इदारों के होते हैं, एजेंसी के होते हैं, और आपके लिए वो जाने पहचाने लोग होते हैं, यानी या बदलते रहते हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ जिससे लगाओ, क्योंकि ख़ास साहब इल्ज़ामात तो लगाते रहे हैं ना इस तरह के सिक्योरिटी का इंतज़ाम किसी और के पास है। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और बानी पीटीआई मुतादिद समातों के दौरान जो जब साफियों से गुफ्तगू करती हैं तो वो ये कहती हैं कि हमारे जो वकला हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, और यहाँ पे जेल में कर्नल साहब बैठे हुए हैं, सारे मामलात को वो डील कर रही हैं। लेकिन
गुज़श्ता 1 साल से हमारी ना इस तरह की किसी बंदे के साथ कोई मुलाकात हुई, ना हमने इस तरह के कुछ लोग जिनकी बात बानी पीटीआई करते हैं, उनको हमने कमरे अदालत में ना कभी देखा, तो ना कभी उनसे हमारी कोई इस तरह की कोई मुलाकात हुई। हाँ, जेल का अमला जो है वो ज़रूर मौजूद होता है और बानी पीटीआई जब समाअत के दौरान गुफ्तगू करती हैं, जब वो रियासी इदारों पर तनकीद करती हैं, इदारों के सरबराहान पर वो तनकीद करते हैं, तो उस पर जेल का अमला जो है वो सहाफ़ियों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ज़रूर करता है, उनको कमरे अदालत से बाहर निकालने के लिए। उस्मान खालिद आपका उस्मान खालिद आपका बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा, मेरा भी मिलने का माजी में इत्तफाक हुआ है, लेकिन एक तस्वीर कशी कमरे अदालत की और जो उनका मौक़िफ़ था गैर जाना तौर पर अंदाज़ पर है। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्रेक की तरफ चलता हूँ कि बांग्लादेश के वाक़े साहने ने इस पूरे रीजन को हिला कर रख दिया है। अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि क्या मुस्तक़बिल होगा। मेरे साथ बड़े सीनियर सीजन फ़ॉरेन मिनिस्टर हमारे मियाँ खुर्शीद कसूरी होंगे, जिनसे बांग्लादेश के मुस्तक़बिल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। आमतौर पर पाकिस्तान में जब अवामी तहरीकें चलीं और जब जब फ़ौजी डिक्टेटर गए तो मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, लेकिन वो तलबा जिन्होंने तहरीक चलाई थी उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि ना सिर्फ फ़ौज ऐसी कोई हुकूमत काबिल कबूल नहीं होगी जो फ़ौज की हामी होगी, और उन्होंने बांग्लादेश में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नोबेल प्राइज़ याफ्ता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिनकी उम्र इस वक्त 84 साल है, जी हाँ 84 ईयर्स ओल्ड हैं, उनके लिए कहा था कि उन्हें एज ए अबूरी हुकूमत के सदर की हैसियत से लाए। पेरिस में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब थे, वहाँ से आज तशरीफ़ लाए, वो एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल हुआ। और लेकिन बेशुमार सवाल हैं जो बांग्लादेश में के मुस्तक़बिल के हवाले से उठ रहे हैं। मार्शल लॉ नहीं लगा तो अबूरी हुकूमत का अरसा कितना होगा, अबूरी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का क्या रोल होगा, यकीनन एक इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे आदमी का क्या रोल होगा। इन तमाम सवालों पर गुफ्तगू के लिए मैंने ज़हमत दी है पाकिस्तान के बड़े सीनियर सीजनड मियाँ खुर्शीद कसूरी साहब को। वज़ीर ख़ारजा रहे, इनके वालिद मियाँ महमूद अली, इनके दादा, बड़ा कसूरी ख़ानदान का पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार है। शुक्रिया मियाँ साहब। यकीनन ग़ालिबन इस रीजन में बड़ा वाक़या हुआ है। इंडिया में इलेक्शन हुआ, बहरहाल मोदी अपसेट हुए। बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुआ उसका नताइज हम देख रहे हैं। अमेरिकन इलेक्शन भी बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पाकिस्तान के बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो मियाँ साहब, ये जो हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा है, GDP पाकिस्तान से ज़्यादा है, एक्सपोर्ट उनकी ज़्यादा हैं, उनकी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है, और पीछे छोड़ गया है पूरे रीजन में पाकिस्तान समेत ममालिक को। लेकिन ये तहरीक चली है, चंद लड़के आए, उन्होंने लीड की, चंद हज़ार हुए, लाखों हुए और गैर सियासी थे। हमारे यहाँ जो तहरीकें चलती हैं आप उसका शरीक भी रहे हैं। PNA की मूवमेंट जो ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़, PNA की मूवमेंट जो भुट्टो के ख़िलाफ़ थी, भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली वो भी आपने देखी, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी तहरीक देखी, शरीफ और ज़रदारी के ख़िलाफ़ देखी। तो ये जो बांग्लादेश के हवाले से डेवलपमेंट हुआ है, यकीनन आप तो अथॉरिटी का दर्जा वैसे तो हर मौजू पे रखते हैं, इसको भी आपने फॉलो किया होगा, क्या कहेंगे कसूरी साहब? देखिए, मैं तो खैर फॉलो करता रहा हूँ। आई फॉलो इंटरनेशनल इवेंट्स, पर्टिकुलरली बांग्लादेश में तो मुझे इसलिए भी इंटरेस्ट है कि कह ले सेंटिमेंटल वैल्यू, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा था और मेरे कई बांग्लादेशियों से बहुत करीबी ताल्लुकात थे जब मैं फ़ॉरेन मिनिस्टर था और उससे पहले भी जब मैं फ़ॉरेन मिनिस्टर नहीं था। बात यूँ है कि आपको याद होगा कि जब पहली दफ़ा ये, और आप तो फॉलो कर रहे होंगे इस चीज़ को, अयूब खान के दौर में जब मैक्सिमम सिविल सर्वेंट्स ईस्ट पाकिस्तान के उनको अकोमोडेट किया गया और उनकी बड़ी ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विस में हुई, क्योंकि लीड इस मूवमेंट को कर रहे थे सिविल सर्वेंट्स। 1971 से पहले जो 6 पॉइंट्स हैं और ये इसमें जो उनके इकोनॉमीज़ भी थे उस वक्त, वो
उस वक्त ये मामला शुरू हुआ जब बहुत निस्बतन तरक्की कर रहा था बांग्लादेश, इस पाकिस्तान इंडस्ट्री कॉमर्स भी पहले के मुकाबले बढ़ गई थी, कैपिटल दूसरा वहाँ बन चुका था, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन चुकी थी। ये को पहली दफ़ा नहीं दुनिया में होता है कि जब लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं तो वो रिएक्ट भी ज़्यादा करते हैं, और जब लोगों को मौका मिले तो वो फिर उस मौके का फ़ायदा भी उठाते हैं। इसी तरह जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी शाइनिंग इंडिया वाजपेयी साहब की, वो देखते देखते धड़ाम ज़मीन पे गिर गई अगले इलेक्शन में। अयूब खान साहब जो है मना रहे थे डेकेड ऑफ प्रोग्रेस, और उसी वक्त उनका भी तख्ता उल्टा गया था। तो इसलिए अगर आप हिस्ट्री की नज़र से देखें तो इतनी भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि जितना जुल्म बांग्लादेश में हो रहा था वो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। ये ठीक है, यहाँ मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, आजकल तहरीक इंसाफ, इमरान खान मुख्तलिफ अदवार में रियासती जुल्म के शिकार रहे हैं। एक पार्टी आती है दूसरे को जेल में डाल देती है। नून लीग ने पीपल पार्टी को डाला, पीपल पार्टी ने नून लीग को डाला, पीटीआई ने दोनों को डाला, फिर उसके बाद आके इन्होंने पीटीआई को अंदर डाल दिया। लेकिन यहाँ को नेस्त तो नाबूद नहीं कर देता हमारे मुल्क में, वहाँ उन्होंने नेस्त तो नाबूद कर दिया था। जो अपोजिशन पार्टीज थी वो लेफ्ट की थी, राइट की थी, जमात इस्लामी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता, उसे ख़त्म कर दिया इफेक्टिवली। कोशिश की उनको फांसी दे दी जाए, बहुत से लोगों को फांसियाँ दी। इसी तरह जो बीएनपी के कई लीडरों को फांसी दे दी गई, इंक्लूडिंग फजलुल कादर चौधरी के जो साहबजादे थे, और बड़ा आसान था, जिसको वो कत्ल करना चाहती थी उसे कह देती थी वो प्रो पाकिस्तान है। जितना वहाँ जुल्म हुआ है, क्योंकि मैं बीएनपी के लीडर्स को भी बहुत जानता हूँ, वो हमारे मुल्क में नहीं हुआ उस किस्म का जुल्म। कुर्सियाब इसमें जो का बहुत बड़ा फैक्टर आपको, तो मैंने फिर कहा कि आपके सामने फ़ौरन पड़े कि बांग्लादेश का वजूद, इंडिया के मारून मिन्नत, ख़ास तौर पर इनका ख़ानदान, तो ये जो डोमिनेशन था, ये जो जबर किया, तो इस तहरीक में क्या एंटी इंडिया एस्टेब्लिशमेंट, एंटी इंडिया इस सेंटिमेंट भी डोमिनेट कर रहे थे? और डेफिनेटली है, लेकिन एंटी इंडिया सेंटिमेंट की वजह से तो नहीं ना ये हो गया। मैं आ रहा था उस तरफ। तो पॉइंट ये है कि जितना ये जुल्म कर रही थी वो साउथ एशिया में अनप्रेसिडेंटेड है। इवन मोदी जो कि तबाही जिसने मचा दी है साउथ एशिया में, और जिस तरह उसने अपने मुल्क को डिवाइड किया है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है, उस तरह से वो नेस्त व नाबूद कांग्रेस को नहीं कर सका और पार्टियों को नहीं कर, इन्होंने खत्म कर दिया था। यानी लोग इलेक्शन ही नहीं लड़ते थे इनके दौर में, तो ये हो गया था। तो वो जो एक ठीक मौका लोगों को मिला है उस नफरत का, तो इसलिए आप जो आप एंटी इंडिया कह रहे हैं, ये तो विदाउट डाउट नॉट एंटी इंडिया, ये तो बड़ी मोदी की करीबी साथी समझी जाती थी। लेकिन ये जो गिरी है इसलिए है कि जब इन्होंने ये रेजिस्टेंस की तो जो कोटा का मामला था वो एक सिंबॉलिक मामला, एक स्टम्प स्टेज बन गया, क्योंकि जिन लोगों को दबाया गया था कई सालों से, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, बीएनपी, जमात इस्लामी, लेफ्ट, इसमें लेफ्ट राइट हर किस्म के लोग थे, वो सब बाहर निकल पड़े। उनका एक ऐसा मौका मिला है नादर इसको ख़त्म कर देने का कि जड़ से ही ख़त्म कर दें। तो उसमें आपने ये देखा कि इस किस्म का रिवोल्ट हुआ है, और इसमें डेफिनेटली जो फोर्सेस हैं, एक बड़ी पावरफुल फोर्सेस हैं बांग्लादेश में जो कि प्रो इस्लामिक फोर्सेस हैं, और जिन्होंने तारीख पढ़ी है, उन्होंने जिनको 1905 की डिवीज़न ऑफ बंगाल का पता है, जैसे आपको पता है, मुझे पता, मेरे इल्म में है, 1905 जो लॉर्ड कर्जन ने डिवीज़न की थी बंगाल की, उसके नतीजे में ही फिर वो अंडू हुई जब पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड हार्डिंग के दौर में। तो फिर
मुसलमानों में भी रिएक्शन हुआ, और बल्कि कई लोग तो समझते हैं कि पाकिस्तान का जो पहला निशान था वो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, और वो मुसलमानों को जो दबाया गया था, ईस्ट बंगाल के जो मुसलमान थे, तो वो उसका आपसे नज़र आएगा आपको। यही वजह है कि मुस्लिम लीग जो बंगाल की थी वो पाकिस्तान की मूवमेंट में बहुत आगे थी। पंजाब में तो यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी, यहाँ तो वो ऐसा, यहाँ तो पंजाब में एक पंजाबी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट भी था जो बंगाल में भी था, लेकिन यहाँ बावजूद मजहब के डिवीजन के यूनियनिस्ट पार्टी में खलीजें नहीं पड़ी थी, उसमें खजर टिवाना भी थे, उसमें सर छोटू राम भी थे, आपने सब लोग थे। फरमाया कि जब बांग्लादेश की तहरीक चली और ये आया कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है और हिंदू डोमिनेट कर रहे हैं, ढाका को तो मस्जिदों का शहर कहा जाता था। आपने दुरुस्त कहा कि अनडिवाइडेड जो बंगाल था उसके प्राइम मिनिस्टर तो हमारे हुसैन शहीद सुहरावर्दी साहब थे। पंजाब, यकीनन पंजाब का रोल उस वक्त अंग्रेज़ के टाउट हुक्मरान जो यहाँ इक़्तिदार से जो थे, आपको वालिद साहब और आपके दादा तो खैर उसका हिस्सा रहे हैं तहरीक का जो मुखालिफ चली टबानों के और दलतानों के। मैं आपसे पूछूंगा कि एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि फ़ौज ने जो इनिशिएटिव लिया है, बांग्लादेशी फ़ौज, बहरहाल पाकिस्तानी फ़ौज नहीं, पाकिस्तानी फ़ौज तो आपको पता है कि सैंड्रेस्ट और फिर उसकी जो अंग्रेज़ों का हाथ तरबियत हुई है, पूरा उसकी एक तारीख़ है जिसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। बांग्लादेश की जो आर्मी है वो तो लिबरेशन आर्मी थी, ज़्यादातर मुक्तिबानी के लोग थे जिन्होंने फिर फ़ौज बनी। तो बांग्लादेशी फ़ौज अगर पाकिस्तानी फ़ौज नहीं तो ये जो मुस्तकबिल में, लेकिन पावर में तो आए, बहरहाल मेजर रोल तो उनका था घर भेजने का हसीना वाजिद को, तो ये वही दौर चलाएंगे या जी कसूरी साहब? देखिए, अभी इट इज़ टू अर्ली। उसकी क्या वजह है कि ये जो पीपल्स मूवमेंट है सरे दस्त तो मिलिट्री नहीं टेक ओवर करेगी। ये डिपेंड करता है कि जो इंटरिम सेटअप है ये किस तरह चलता है, फिर लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है, क्योंकि इतनी फोर्सेस जिनको इतनी देर दबाया गया था वो अब उबल उबल क्या ही। अब ये भी नहीं आप कह सकते कि अवामी लीग के सपोर्टर्स सारे मारी गए हैं, उसके सपोर्टर्स भी बांग्लादेश में हैं, डरे हुए होंगे, लेकिन है तो सही ना। तो इसलिए ये टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, लेकिन मिलके मिलिट्री रूल आएगा या नहीं। अभी तो ये जो उन्होंने इनको यूनुस साहब को लेके आए हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, और इनसे लोगों को कम से कम उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया है उनकी ख्वाहिश तो क्लियर है। उन्होंने तो कहा कि हम मिलिट्री रूल नहीं चाहते उनकी, लेकिन ख्वाहिशात, मैंने तो रेवोल्यूशन स्टडी किए हैं, अगर आप जो भी हिस्ट्री का स्टूडेंट है, मैंने तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टडी किया है, ये जो इनकलाब रूस का, चीन का। और पहली बात तो यह है कि इनकलाब भी, रेवोल्यूशन डिवार्स इट्स ओन सन्स, पहला तो यह है। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि जो लोग रेवोल्यूशन लेके आए वही अल्टीमेटली जो है कामयाब हो जाते हैं या बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं। मियाँ खुर्शीद कुरैशी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, आपको पता है कि एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं, और बांग्लादेश पर हम इसलिए तफसील से गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक तो ये कि बहरहाल ये हकीकत है कि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का बहुत बड़ा रोल था जो हमारा रवायती दुश्मन है, और अभी भी वो मुख्तलिफ़ अंदाज में हमारी सरहदों पर हम पर हमला आवर है। इसलिए इसको आप पाकिस्तान में भी इस पूरी सूरत को दिलचस्पी से देखा जा रहा है कि बंगाली कौम जिसने पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ाई लड़कर, यकीनन उसमें हमारे तो बड़े जवान मारे गए, बिहारियों के साथ क्या हुआ, बंगालियों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन और उसके बानी बंगला बंधु के साथ क्या हुआ वो आपको भी इल्म होगा, उनकी बेटी की हुकूमत जिस तरह गई। इस पर ज़रा मज़ीद गुफ्तगू के लिए हम कुसूरी साहब को ज़हमत देंगे, मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारी गुफ्तगू हमारे मोहतरम खुर्शीद कुसूरी साहब से हो रही है, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आपको इल्मी है कि पेरिस में क़याम था प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का,
जो नोबेल प्राइज़ याफ्ता थे, जिन्होंने बड़ा एक ऐसा बैंक खोला था आवाम के लिए जिसने बांग्लादेश में एक बड़ी तब्दीली लेकर आया था। पेरिस से जब वो आज ढाका एयरपोर्ट पहुँचे तो फ़ौजी हुकाम और जो पावर में आने वाले ने उनका इस्तकबाल किया और उबूरी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं। और आपको ये भी इल्म है कि वो तलबा जिन्होंने तहरीक चलाई थी, उन्होंने ये कह दिया था कि उन्हें कोई ऐसी हुकूमत कबूल नहीं होगी जो फ़ौज की हामी होगी, बल्कि उनका प्रेशर इतना था कि उन्होंने कहा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को, माशाल्लाह अभी भी 84 साल की उम्र में, अगर कैमरे की आपको दिखा रही है हमारे सामने स्क्रीन पर, कि जिसमें धीमे धीमे कदमों से चले आ रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो पूरे यानी इख्तियारात के साथ आइंदा रूल भी करेंगे और माशी जो है तरक्की है उसमें मज़ीद ज़्यादा बेहतर किरदार अदा करेंगे। खुर्शीद साहब, एक तो मैं अभी प्रोफेसर यूनुस साहब के बारे में बता रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कुछ पीछे की तरफ इसलिए ले जाना चाहता हूँ कि मुजीब साहब, आपको इल्म क्या है, यानी आपके सामने तारीख़ है कि बंगला बंधु जिन्हें कहते थे शेख मुजीब, उन्हें बेदर्दी से निकाला गया। और ये भी तारीख़ का अलमिया देखें कि जिनके इस्तकबाल के लिए लाखों लोग आए थे, जब चंद फ़ौजियों ने उन्हें कत्ल किया तो उनकी लाश की 3 दिन तक उनके धान मंडी के घर में पड़ी रही और उनको दफनाने के लिए बाकायदा कुछ चंद फ़ौजी आए। उनके जब गांव लेके गए तो वो 3 साड़ियाँ लाई गई, वो साड़ियों में से वो पाड़ा गया और फिर गया, वो तो आपको सब तफसील मालूम है। तो उसी दौरान हसीना और उनकी बहन जो बाहर थे, रेहाना, वो बहरहाल उन्हें इंडिया ने पाला पूसा, इक़्तिदार में लाया। तो अब आप ये समझें, आप क्या समझते हैं कि जैसे मुजीब के बाद कहा गया था कि अवामी लीग ख़त्म हो गई है, हसीना वाजिद के बाद भी हम समझें कि अवामी लीग ख़त्म हो गई है, दफन हो गई है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि अवामी लीग के सपोर्टर मर तो नहीं गए हैं, तो सही ना वहाँ, लेकिन जितना उन्होंने जुल्म किया उसकी कीमत तो अवामी लीग को चुकानी पड़ेगी ना। तो एक गैप तो बीच में आएगा। क्या वो दोबारा पावर में आएंगे? नहीं, आज मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि डिपेंड करता है किस किस्म की सिचुएशन इवॉल्व होती है। अंडर नॉर्मल डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन तो उनको मौका मिल जाएगा आफ्टर सम टाइम, लेकिन आई डोंट नो कि ये सिचुएशन इवॉल्व कैसे होगी। तो जहाँ तक मुजीबुर रहमान के स्टैचू का ताल्लुक है, ये तो बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड चीज़ है और कि जिस तरह का इंडिया ने प्रोपेगेंडा कामयाबी से किया था 1971 के बाद, हमसे बहुत गलतियाँ हुई, हमारी फौज से भी गलतियाँ हुई, लेकिन आपने वो किताब बोस की पढ़ी होगी, सुभाष चंद्र बोस की जो भतीजी हैं, आपने पढ़ी होगी, और ग्रोसली एग्जैजरेट किया गया था कि कितने कत्ल कर दिए, कितनी रेप हो गई चीज़ें, लेकिन उस वक्त मारा गया था प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स को। इसका ये मतलब नहीं कि प्रो पाकिस्तान एलिमेंट ही वहाँ ख़त्म हो गया था, जिंदा थे। उन्हें जो आज अवामी लीग का हाल हो रहा है उससे ज़्यादा बुरा हाल प्रो पाकिस्तान एलिमेंट का कर दिया गया था उस वक्त। लेकिन जो आप उसको इस्लामिक सेंटिमेंट कहते हैं, प्रो पाकिस्तान, अब मैं प्रो पाकिस्तान उस सेंस में तो नहीं कर रहा, मैं तो 1971 की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक इस्लामिक सेंटिमेंट वहाँ है। तो जो उस वक्त उन्होंने हशर किया था जमात इस्लामी का, रज़ाकार्स का, बिहारियों का, प्रो पाकिस्तान एलिमेंट का, तो इसका ये मतलब क्या था कि वो लोग मरे नहीं थे। उन्हीं की वजह से हमारे खालिदा ज़िया के दौर में बहुत करीबी ताल्लुकात थे। कुछ से अगर मैं आपसे फ्यूचर के बारे में बात करूं, और यकीनन आप चंद लोगों में से हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि इस बारे में ज़्यादा हमें गाइड कर सकते हैं, कि मैंने देखा कि फ़ौज ने आते ही खालिदा ज़िया, वो जनरल ज़िया जो थे आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया, बहरहाल उन्हें भी कत्ल किया गया। उनकी बेगम जो गैर सियासी थी खालिदा ज़िया, उन्हें एक प्रो पाकिस्तान समझा जाता था, बरसों से वो लड़ती भी रहीं और जेल में भी थीं, उन्हें रिहा कर दिया गया। और आज मैं देख रहा था कि उनके हज़ारों हामी जो है सड़कों पर आए। तो मुस्तकबिल में इस वक्त के हवाले से जो भारी भरकम शख्सियत कथघाट के एतबार से पॉलिटिकल यही नज़र आती हैं,
तो आइंदा हुकूमत, और वो प्रो पाकिस्तान, और एक हद तक मैं राइट तो नहीं कहूँगा, लेकिन सॉरी टू से ये भी टर्मिनोलॉजी एक अजीब सी हो गई है, लेफ्ट टू द राइट, क्या कहेंगे कुसूरी साहब? नहीं, लेफ्ट ऑफ सेंटर तो अभी नहीं नजर आ रहा मुझे। सेंटर होगा या राइट ऑफ सेंटर होगा, क्योंकि जो ताकतें लेके आई हैं वो डिवाइडेड है। जो स्टूडेंट्स हैं उसमें हर किस्म के हैं, इस्लामिस्ट भी हैं, सेकुलर भी हैं, और कुछ हिंदू भी हैं जो कि जिनका लोगों को अंदाज़ा नहीं है। उसमें हर किस्म के लोग निकले हुए थे, जो स्टूडेंट्स निकले हुए थे। लेकिन अनडाउटेडली राइट ने इसको लीड किया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने और जमात इस्लामी के जो कार्डर्स बाहर निकले हैं, जिस तरह उनसे जुल्म किया गया है, जिस तरह उन्हें फांसियां दी गई हैं, यानी कि मैं तो खुद हैरान था कि जल्लादों की तरह उन्हें फांसियां दी गई हैं, तो और कई कई साल के बाद फांसियां दी गई हैं। तो ये चीज़ें भुलाई नहीं जाती, कुछ देर इसका हिसाब होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ देर शायद अवामी लीग को, अंग्रेजी का लफ्ज़ है, लाए लो करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अगर वहाँ डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन आई तो अवामी लीग या उसी नाम की बांग्लादेश को कोई लोकल ही नहीं दे सकते। अगर मैं बहुत ही स्पेसिफिक सवाल करूं कि इसमें ये समझा जा रहा है कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, वो चाइना से करीब हुआ था, अमेरिका इससे खुश नहीं था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि चाइना गई और वहाँ अधूरा अपना उन्होंने दौरा छोड़ दिया, और इंडिया ने जो उन्होंने पैसे मांगे थे 2-3 अरब दे दिए। तो क्या ये जो माशी तरक्की के जो फिगर्स आए, क्या ये ढकोसला थे महज? नहीं, इकोनॉमी ने नहीं, मैं उन लोगों में नहीं जो कहूँगा कि ढकोसला था। उन्होंने प्रोग्रेस की है, उनकी प्रोग्रेस की वजूहात सारी दुनिया को पता है, उस पर लिखा गया है। विमेन की इमेंसिपेशन इज़ अ रिमार्केबल फिनोमेना। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकती जिसकी ख़वातीन तरक्की ना करें, और बांग्लादेश की डेवलपमेंट में उनकी ख़वातीन का एक मेजर रोल है, माइक्रो फाइनेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए वो कई फैक्टर थे, पॉपुलेशन कंट्रोल भी हुई है, और तो ये मैं बहुत से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बांग्लादेश में आपने देखा कि उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो तो चाइना के बाद नंबर 2 थी दुनिया में। क्या थी उसकी एक वजह ये थी कि एजुकेटेड विमेन लेबर फोर्स। तो ये कई फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये हुआ है। तो मैं इससे आपको ये कहना चाहूँगा कि जल्दी हमें नहीं चाहिए कि इतनी तेज़ी में हम इधर कंक्लूजन्स ड्रॉ करें कि इवॉल्विंग सिचुएशन है। लेट अस वेट एंड सी। शुक्रिया मियाँ खुर्शीद कसूरी, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, कई किताबों के मुसन्निफ़, और फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से तो रखते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हवाले से जितनी भी इस वक्त इस मुल्क में, सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि सारी दुनिया में जो गुफ्तगू हो रही है, यकीनन उनकी गुफ्तगू से हमें आगाही हासिल हुई, हाल की भी और मुस्तक़बिल की भी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।